वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले कुछ एमसीक्यू है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो उसके पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है। एवरेज लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसी है वहां की। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और जो दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म्स में बात करें तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश, कौन सा नेबरिंग कंट्री ऐसा जिसकी परफॉर्मेंस भारत से बेहतर है, वो है श्रीलंका। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा मैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल फॉर्म में। ये कह रहा है अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज, मान के चलो 4 फैमिलीज हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज 5000, और इनके जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5000 मान लिया, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 4000 7000 एंड 3000, इसकी इनकम कह रहा है 4 के 4000 है, इसकी कह रहा है 7000 है और इसकी कह रहा है 3000 है। तो आपको इसकी बतानी है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिख लोगे 4000 प्लस 7000 प्लस 3000, एवरेज हम ऐसे तो निकालते हैं, और जो फोर्थ है उसको आप x मान लोगे, डिवाइडेड बाय कितने हैं 4, तो एवरेज कितना है इनका 5000 कर लेंगे। अब ये वाला तो आप मल्टीप्लीकेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6000 रुपीज। तो वो जो फोर्थ फैमिली है उसकी जो इनकम है वो होगी 6000 रुपए। अब यहां से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। What is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? जो वर्ल्ड बैंक है जब वो अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करती है तो वो कौन सा क्राइटेरिया देखती है, तो देखो नाम में ही छुपा है वर्ल्ड बैंक। अब बैंक क्या देखेगी, बैंक तो बस एक चीज देखती है, किस कंट्री पे कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, इसकी लिमिटेशन मतलब इसकी कमी क्या है। इसकी कमी ये है कि भाई ये बस पैसे पैसे पे ध्यान देखती है, गोल्ड डिगर है ये नहीं देख रही कि वहां के कंट्री की हेल्थ कैसी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसा है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट कैसा है। तो आंसर में कैसे लिखोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इज पर कैपिटा इनकम। बस केवल वो इनकम देखती है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब वो पूछ रहा है इसकी लिमिटेशन बताओ, इसकी कमियां क्या है। द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया आर, ये कमी है, वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन इनकम एंड इग्नोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल इनकम यानी पैसे पैसे पे ध्यान देती है, इसके अलावा किन चीजों को इग्नोर करती है, जैसे लिटरेसी रेट, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसा है, वहां का हेल्थ केयर कैसा है, बच्चे कितने स्वस्थ हैं, इन सारी चीजों को वो इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब ये कह रहा है जो यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से अलग कैसे। अभी हमने देखा चिल्ड्रन, जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल एक ही फैक्टर पे ध्यान देता है, वो है केवल पैसा, इनकम। लेकिन जो यूएनडीपी है इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि वहां के जो लिटरेसी रेट क्या है, वहां का हेल्थ स्टेटस क्या है, वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब वो सारी चीजें देखता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से देखो, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, पूरा का पूरा देख रहे हो, ये इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये जो मैंने रेड रेड में लिखा है पूरा क्वेश्चन से लिखा है। बिकॉज द वर्ल्ड, यहां पे वर्ल्ड के बाद आएगा बैंक, वर्ल्ड बैंक मेक्स इट्स क्राइटेरिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्योंकि भाई जो वर्ल्ड बैंक है वो जो अपना क्राइटेरिया रखती है वो केवल इनकम पे रखती है, बस पैसे पे रखती है और इसको कुछ नहीं देखती। जबकि while UNDP's criteria include, जबकि UNDP का जो क्राइटेरिया है वो पैसे के साथ साथ वो लिटरेसी रेट को भी देखती है, वो हेल्थ केयर को भी देखती है, और वो इन्फेंट मोर्टिलिटी, तो हेल्थ स्टेटस को भी देखेगी, एंड एजुकेशन लेवल अलोंग विद पर कैपिटा इनकम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा बेहतर है, वर्ल्ड बैंक का या यूएनडीपी का, तो आपको आंसर लिखना है यूएनडीपी का। क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो केवल पैसे पे फोकस करती है, बल्कि और जो यूएनडीपी वो पैसे के साथ साथ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, और उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो हर चीज को देखती है। वाई डू वी यूज एवरेज, हम एवरेजेस क्यों यूज करते हैं, आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज, क्या इसका कुछ नुकसान भी है। इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलप, अपने एक एग्जांपल से समझो।
तो चिल्ड्रन हम यहां पे देखो एवरेज क्यों यूज करते हैं। अब यहां पे एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है अमेरिका। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये बताओ क्या जो रिसोर्सेज होंगे जो यहां पे प्रेजेंट हैं और यहां पे रिसोर्स, हो सकता है कि यहां पे ज्यादा रिसोर्स होने के बावजूद भी इनको वो कम पड़े इंडिया वालों को, क्योंकि हम पॉपुलेशन में नंबर 1 में, और इनके रिसोर्स कम होते हुए भी इनके लिए हो सकता है वो ज्यादा पड़े। तो ये एवरेज होता है। इसको यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली ये रही फैमिली नंबर ए और ये है फैमिली नंबर बी। फैमिली नंबर ए में केवल 4 मेंबर हैं, इसमें 8 मेंबर हैं, ठीक है, मान के चलो। तो अब मान के चलो यहां पे भी पापा कमाने वाले, यहां पे भी इनकी भी इनकम 20,000 रुपए है, इनकी भी इनकम 20,000 रुपए है, लेकिन यहां पर लोग केवल 4 हैं, तो यानी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 5,000 आ गई पर पर्सन। और यहां पे कितनी आई, केवल 2,500 आई, क्योंकि ये 8 लोग थे 20,000 में। अब आप बताओ किसका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो ओबियस बात है इस फैमिली का, फैमिली ए का लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए हम एवरेज का यूज करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, सो कैलकुलेटिंग द एवरेज हेल्प्स इन गेटिंग द एस्टिमेटेड आंसर। क्योंकि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए एक एवरेज को काउंट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या एवरेज का कोई लिमिटेशन भी है। एवरेज डू नॉट टेल अस अबाउट सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज और पर्सन और थिंग्स। हाँ, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है मोटा मोटा आइडिया तो दे देता है, लेकिन प्रॉपर सिमिलरिटी या डिफरेंस नहीं बताता किसी भी कंट्री के बीच में या लोगों के बीच में। इसको आप इमेज से समझो। अब भारत में तो यार अनिल अंबानी भी रहता है और भारत में एक सिंपल आम आदमी भी रहता है, मेरी तरह आपकी तरह। तो जब हम एवरेज लगाएंगे तो उन्होंने तो इंडिया का एवरेज लगा लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अनिल अंबानी का जो लाइफ स्टाइल होगा वो बिल्कुल अलग होगा और एक दूसरा जो कॉमन मैन है उसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। तो एवरेज से बस हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिलता है, उससे प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिलती। अंबानी एग्जाम्पल देना था, इन्होंने कहा था इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल से समझाओ। तो अंबानी एंड अ कॉमन शॉपकीपर बोथ आर इंडियन। अनिल अंबानी और शॉपकीपर दोनों ही इंडियन हैं, बट लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ इज जस्ट पोल्स अपार्ट। लेकिन दोनों का अगर मुकेश अंबानी का और उस शॉपकीपर का लाइफ स्टाइल देखा जाए तो बिल्कुल अलग अलग है। सो वी कैन से दैट एवरेज जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो एवरेज है एक रफ आइडिया दे देता है एंड डू नॉट कन्वे द एग्जैक्ट फिगर। जो एग्जैक्टली क्या चल रहा है बिल्कुल वो तो बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। ये कह रहा है भले से केरला पैसे के मामले में पंजाब से पीछे हो, पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम हो केरला की, लेकिन अगर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, तो पंजाब से कहीं आगे है। Hence, per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. अब ये कह रहा है कि स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम केवल पैसों से नहीं नाप सकते, पैसों से केवल मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप इस वाली बात से सहमत हो? हाँ भाई बिल्कुल सहमत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये वाला एग्जांपल देखा था कि वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि केवल एक चीज देखती है, पैसा कितना है किस कंट्री पे है। वो ये नहीं देखती हेल्थ स्टेटस क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है ना। जबकि देखा तो सब चीज जानी चाहिए ना। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में आप लिखेंगे आई कंप्लीटली अग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट। मैं पूरी तरह से स्टेटमेंट से अग्री करता हूं दैट पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन से पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स। पूरा क्वेश्चन से लिख दिया। अब ये कह रहा है डिस्कस करो इस बात को अगर आप अग्री हो। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये बेटर है केरला में इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड पंजाब। सॉरी यहां पंजाब आएगा क्योंकि उसने पंजाब पूछा। क्लियर हो रही है सारी चीजें? भाई इस चीज को ऐसे समझो, मान के चलो मैथ में तो तुम्हारे आ गए 95, लेकिन हिंदी में तुम्हारे 30 आ गए, इंग्लिश में तुम्हारे 40 आ गए, तो ये क्या अच्छे नंबर थोड़ी है भाई। हो चलो मैथ में एक बार को 80 हो जाते, लेकिन इनमें भी तो 75, यानी कि लाइफ का हर एस्पेक्ट जरूरी है, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। चिल्ड्रन आप क्लास 10th में आ गए हो, आपके होम जो एग्जामिनेशन होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोला जाता है, वो भर भर के आएंगे आपके एग्जाम में। एमसीक्यू चैनल जो इंग्लिश बाबा का है उस पे 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपको हर चैप्टर के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है
आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। अब ये कह रहा है आज की डेट में भारत के लोग कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं। देखो, हम कोयला यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस हमारे घरों में यूज होती है, यो यूज कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं गाँव में, यही तो यूज कर रहे हैं। वॉट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 50 साल बाद क्या सोर्सेज होंगे। भाई डीजल पेट्रोल तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। उस टाइम पे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये ही हमारे काम आएगी। तो आंसर लिखेंगे, पहले तो ये लिख दो। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया, पूरा क्वेश्चन से आर फायरवुड लकड़ी है, कोल कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। अब ये पूछ रहा है अदर पॉसिबिलिटीज 50, दी अदर पॉसिबिलिटीज 50 इयर्स फ्रॉम नाउ कैन बी, क्या होगी। सोलर एनर्जी हो सकती है, अभी हमने देखा था ना, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी विंड एज सोर्स फॉर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स, क्योंकि उस टाइम पे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो शायद खत्म हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पास सोलर एनर्जी होगी और विंड एनर्जी ही होगी। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से शायद आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो प्लीज मैं 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है। याद करो, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें वाइजली यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर है तो आज की डेट में उड़ा दिया, क्योंकि अगर हम वाइजली यूज करेंगे तभी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए हम ये रिसोर्सेज को छोड़ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि पेट्रोल भी कोई चीज होती थी, डीजल भी कोई चीज होती थी। आंसर कैसे लिखेंगे पूरा। The issue of sustainability is important for development because if the natural resources are not used carefully, अगर हमने अपने पेट्रोल को, डीजल को, कोल को, फायरवुड को अच्छे से यूज नहीं किया, दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल होंगी ही नहीं, सारी की सारी हम ही खा जाएंगे, हम ही खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। The earth has enough resources to meet the needs of all but not to satisfy the greed of even 1%। गांधी जी ने भी ये वाली बात कही थी, इस अर्थ में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ, कैसे ये स्टेटमेंट रेलिवेंट यानी बिल्कुल सही है। देखो पूरा क्वेश्चन से, द स्टेटमेंट क्या, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ, पूरा पर्सन तक लिख दिया, इज कंप्लीटली रेलिवेंट, ये वाली बात बिल्कुल सच है, इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज हो गए फिर नहीं बन सकते। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम वाइजली। अब तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको बड़े ही अच्छे तरीके से यूज करें, ओनली टू मीट देयर नीड्स एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। अगर हाँ हमको जरूरत है, आपने सुना भी होगा, मम्मी पापा कई बार कहते हैं बेटा कमरे से बाहर आ रहे हो तो लाइट ऑफ कर दो, कमरे से बाहर आ रहे हो तो पंखा ऑफ कर दो। ऐसा नहीं है कि गर्मी में बैठे रहो, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो कम से कम उस टाइम पे तो हम खर्च ना करें। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड नाउ, अगर अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज नहीं किया गया, द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट बी एबल टू यूज देम फॉर देयर नीड्स, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको यूज नहीं कर पाएंगी, विच विल रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और आपको पता है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां के रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो कम जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है, बढ़ते हुए व्हीकल्स की जो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है उससे हो रहा है, हम लगातार जंगलों को, पेड़ों को काटते जा रहे हैं उससे हो रहा है, माइनिंग हो रही है जरूरत से ज्यादा, इलीगल माइनिंग हो रही है उससे हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है उससे हो रहा है। तो आंसर में बस ये लिख देंगे। तो पूरा क्वेश्चन से, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड अस। नंबर 1,
पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, अभी हमने देखा था इंडस्ट्रियल वेस्ट जो अपना वेस्ट को वाटर बॉडीज में निकाल देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, और सॉइल इरोजन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मैंने बताया था कि मैं लास्ट में पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? कौन से कंट्री का, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसका बेटर परफॉर्मेंस है, ठीक है, इंडिया से किस टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट? बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।